गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन और जो डिफरेंट कंट्रीज़ में फिजिकल एजुकेशन का कैसे उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ है, ये सब सारी जानकारी मैं आज आप लोगों को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को कवर करूंगा कि यह जो पीरियड है इतिहास का, जो यूनान के इतिहास का जो पैन हेलेनिक है, जिसमें से आपको ओलंपिक, पाइथियन, नेमियन, इस्थीमियन, ये सब सारी चीज़ें। हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे आपका टीजीटी ले लो, पीजीटी ले लो, असिस्टेंट प्रोफेसर ले लो, इवन मैं बता रहा हूँ एसटेट, पीटेट जितने भी आ रहे हैं, एमपी टेट और इवन यूजीसी नेट, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से 5 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से आता ही आता है। चाहे आपके जो एंशिएंट ओलंपिक गेम से ले लो, या फिर जर्मनी में इसका उद्भव विकास कैसे हुआ, फिलंथ्रोपियन क्या है, और फादर ऑफ जर्मनी जिम सोसाइटी कौन है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आज आप लोगों को इलाबोरेटली जो है क्वेश्चन समझाऊंगा और बताऊंगा कि आपको कैसे याद करना है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। विभिन्न देशों में शारीरिक शिक्षा, आप लोगों की बहुत सारी जो है क्वेश्चन होते थे कि ये हिंदी में लाइए, अब मैं हिंदी में ही कंटेंट ढूंढ ढूंढ कर ला रहा हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, यह जो है सबसे पहला चीज़ आपको याद करना है कि हमारा जो फिजिकल एजुकेशन है, शिक्षा के दृष्टिकोण से यूनान के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो ग्रीक की हिस्ट्री थी, ग्रीक थे, जो उन ग्रीस यानी ग्रीस जो थे, यूनानी लोग थे, उन्होंने 4 मेजर पीरियड मतलब डिवाइड हुआ है उनके काल में। पहला है होमर, ठीक है। होमर यथ से आप लोग याद कर लीजिएगा, होमर, ये स्पार्टा, एथनियन और गोल्डन पीरियड मतलब स्वर्ण युग, यानी उत्तर उत्तर एथेंस मतलब हुआ एथेंस के बाद, लेटर एथेंस, ठीक है, या फिर इसको स्वर्ण युग भी बोलते हैं। देखिए, सेम क्वेश्चन ये जो आ गया था, अरेंज करने के लिए आ गया था यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम जून 2019 में ही सेम क्वेश्चन आया था। अब बहुत सारे लोगों ने इसको गलत कर दिया था, बस ऐसे पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट नहीं समझते कि पहला जो पीरियड पूछा है, तो पीरियड का कुछ इनका भी काल होगा, इनका भी समय होगा, तो आपको इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। तो HSAG, तो एच मतलब होमरिक, होम का साग, साग खाते हो ना आप लोग, जैसे बथुआ का साग हुआ, चने का साग हुआ, सरसों का, ये सब साग आप लोग खाते हो, वैसी सेम चीज़ यहाँ पर है। आपको याद करना है होम का साग। यच मतलब आपको होमरिक पीरियड यानी होमर काल, यस मतलब स्पार्टा, ए स्टैंड फॉर एथेंस और जी स्टैंड फॉर गोल्डन पीरियड यानी कि स्वर्ण युग। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। मेरा यही एक तरीका होता है कि आपको जो भी मतलब चैप्टर लाऊं, जो भी कंटेंट लाऊं, वो आपके मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में एकदम से याद हो जाए, अगर आपने थोड़ा भी यहाँ पर अटेंशन मतलब आपने पे किया है तो ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन जो है प्लस जरूर दबाइएगा, ठीक है। अब चलते हैं होमरिक पीरियड में क्या हुआ था। देखिए, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये याद कर लेना, होमरिक पीरियड कब से कब तक चला था। तो यह चला था 1000 बीसी से 750 बीसी तक चला था, ठीक है। 1000 बीसी से 750 बीसी तक यह चला था। और होमर में देखिए, ये 2 चीज़ें बहुत याद कर लेना है आपको। 2 महान ग्रंथ हुए थे, मतलब 2 इपिक्स थे। इपिक्स मतलब महान ग्रंथ होता है, इलियड एंड ओडिसी, इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। इलियड एंड ओडिसी क्या थे? महान ग्रंथ थे, इपिक्स थे, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं इपिक्स। इन ग्रंथों के अध्ययन से हमें इस काल के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है, जिसमें से क्या पता चलता है कि इस काल के यूनानी लोग कैसे थे? खेतिहर थे, चरवाहा की तरह जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है? अतिथियों और औरतों का बहुत सम्मान किया जाता था, और लोगों की अमीरी या धनवानता का अंदाजा लगाना उनके पशुओं से लगाया जाता था। अब देख लीजिए, होमरिक में क्या था कि उनके पशुओं, जिनके पास ज़्यादा पशु होते थे उनको ज़्यादा धनवान माना जाता था, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, यूनानी लोग जो हैं व्यायाम पर, यूनानी धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था कला पर और व्यायाम पर, और परंतु उनका अर्थ मानव और प्रकृति के सौंदर्य का धर्म था, ठीक है।
ये चीज़ें याद कर लीजिए। और ये लोग जो है किसकी पूजा करते थे? जीएस की, ज्यूस जैसे बोलते हैं ना, और हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं जीएस। ठीक है, तो ज्यूस जो यूनानी देवता थे उनकी ये लोग पूजा करते थे। बस इतना सा 4 चीज़ें आपको याद कर लेना है। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें याद करना है इसमें? देखिए, चैरियट रेसिंग होता था, बॉक्सिंग भी होता था, रेसलिंग भी होता था, यहाँ पर सब कुछ होता था। ये दिया है कि नहीं, एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद दिया है कि नहीं। यस, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए, जिम्नास्टिक भी होता था, मल्ल युद्ध, हाँ, चैरियट रेस, रथ दौड़ होता था, मल्ल युद्ध होता था। ठीक है। और आर्चरी यानी तीरंदाजी होता था, भाला फेंकना होता था। ये सब सारी चीज़ें जो है, और इन एडिशन रेसलिंग भी यहाँ पर होता था। ठीक है, रेसलिंग भी यहाँ पर होता था। तो और बॉक्सिंग एंड रेसलिंग दोनों चीज़ें जो है होम रिंग में होती थी। इसको अपनी तरफ से और ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक तो ये चीज़ पूछ सकता है कि इलियड एंड ओडिसी जो कि 2 महान ग्रंथ थे वो किस काल में है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आपको पता होना चाहिए होमर काल में है। और एक चीज़ इनका जो है काल याद कर लीजिएगा, 1000 BCE से लेकर 750 BCE तक। अब आपको लग रहा होगा कि यार 1000 से लेकर 750 उल्टा क्यों जा रहा है? तो देखिए, BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा। तो ये जो है उल्टा ही, यानी कि अगर मान लीजिए कि बिफोर क्राइस्ट एरा यानी कि 1000 है तो इससे नीचे ही आएगा। बिफोर मतलब पहले आएगा, तो पहले मतलब 750 आएगा, फिर 550 आएगा, फिर 400 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 100 AD आएगा आफ्टर डिकेड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। तो ये सब 3-4 चीज़ें जो है, अगर आप हरियाणा स्टेट के में देंगे एग्जाम में, तो वहाँ पर ऐसे एक क्वेश्चन आया था, 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे और पूछा था इसमें कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। अभी मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्या था होम का साग में। पहला मैंने क्या बताया, तो यच होम, SAG। अब यस स्टैंड फॉर स्पार्टा। स्पार्टा के बारे में क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। यह एल्डर्स के द्वारा रूल किया गया था। इसको क्लासिकल एज भी कहते हैं, क्लासिकल एज भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इस एज के नाम मतलब किस काल को क्लासिकल काल के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए स्पार्टा को। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट देखिए, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि अगाग बोलते हैं, AGOG इंग्लिश में बोलते हैं, अगाग AGOG। अगाग क्या थे? अगाग जो थे एक तरीके से एजुकेशनल स्कूल्स थे। जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना प्राइमरी, प्राथमिक और जूनियर स्कूल्स, वैसे ही स्पार्टा में क्या थे, अगाग थे। तो ये क्या थे, इस शिक्षा प्रणाली यानी कि स्कूल थे। अगाग पूछ सकता है कि अगाग क्या थे, तो आपको पता होना चाहिए कि अगाग वाज ए स्कूल ड्यूरिंग द स्पार्टा पीरियड। तो इस प्रणाली का कर्ता धर्ता नगर का एक मान्य उच्चाधिकारी हुआ करता था, जिसे पेडोनामस कहते थे, पेडोनामस। यानी कि इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पेडोनॉमस, पेडोनॉमस। ठीक है फ्रेंड्स, ये पेडोनॉमिस क्या था, एक तरीके से सुपरिटेंडेंट टीचर हुआ करता था जो कि एगाग का कर्ता धर्ता था। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर याद कर लेना है स्पार्टन पीरियड में। इनको मैन ऑफ एक्शन भी बोला जाता था और एल्डर्स जो थे वहाँ पे रूल करते थे। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं याद करना है, आपको 2 चीज़ें याद करना है, अगाग और पेडोनॉमस। ठीक है, पेडोनॉमस जो है याद कर लेना है। पेडोनॉमस क्या थे, सुपरिटेंडेंट थे जो कि एक उच्च अधिकारी माने जाते थे, जो कि कर्ता धर्ता थे इस नगर के। और अगाग जो है एक शिक्षा प्रणाली जो था, वहाँ पर स्कूल था, इस एजुकेशनल स्कूल्स बोलते हैं। अब इनकी मिलिट्री लाइफ कैसी थी? मिलिट्री लाइफ संपूर्ण सैनिक कहलाता था। प्रत्येक नवयुवक जो है इनका संपूर्ण सैनिक कहलाता था। और 24 वर्ष की आयु में प्रत्येक नवयुवक को अपने देश तथा जाति से प्रेम तथा उसकी सुरक्षा की शपथ खानी पड़ती थी। 24 वर्ष की आयु में, देखिए कितना अच्छा है। और यहाँ से ऊपर से और पढ़ लेते हैं थोड़ा मिलिट्री लाइफ। नवयुवकों को, जो इनके यंगस्टर्स थे, उनको कई वर्षों तक शिक्षा के विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता था तथा शिक्षा के प्रत्येक स्तर को
एक विशेष नाम से पुकारा जाता था। 18 वर्ष की आयु के पदार्पण के साथ ही नवयुवक को कठोर सैनिक कार्य, अस्त्र शस्त्र चलाना, कवायद सीखने पड़ते थे। देखिए यही सेम स्पार्टा वाला जो पीरियड है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा इजराइल में। इजराइल में क्या है, कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन है, जो कि 18 साल की एज मतलब आपकी एज हो गई तो आपको कंपलसरी जो है 2 साल या 4 साल आपको जो है मिलिट्री लाइफ जो है व्यतीत करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी एज गुड एज सेम चीज़ है, स्पार्टा का भी 18 साल की आयु में नवयुवक को कठोर सैनिक कार्य और अस्त्र शस्त्र चलाना सिखा देते थे, और 24 वर्ष की आयु में प्रत्येक नवयुवक को अपने देश तथा जाति से प्रेम, उसकी सुरक्षा की शपथ खानी पड़ती थी। ठीक है, तो यहाँ पर शपथ कब खिलाया जा रहा है, 24 वर्ष की आयु में, और 18 साल में इनरोलमेंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, शारीरिक व्यायाम स्पार्टा के सैनिकों के जीवन का अभिन्न अंग रहता था। समझ में आया, बहुत ही मतलब अच्छा है। और देखिए यहाँ 30 वर्ष की आयु तक प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। मतलब टोटल कितना ईयर्स तक का, 12 साल तक सैनिक जीवन इनको व्यतीत करना पड़ता था। और यहाँ पर देखिए जो इंडिया में अभी भारत में क्या चल रहा है कि जो अग्निवीर योजना है, अग्निपथ योजना जो है वो केवल 4 साल के लिए है। अभी इसको क्या है, ये भी एक तरीके से समझ लीजिए स्पार्टा और इजराइल का जो ट्रेनिंग पैटर्न है, मिलिट्री लाइफ, वो वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर पैटर्न आया हुआ है। तो ये तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छा पैटर्न, मैं तो मान रहा हूँ कि अग्निपथ जो है बहुत ही अच्छा है, जिसको मिलिट्री लाइफ व्यतीत करना है 4 साल एनफ होता है। ठीक है, 4 साल के बाद अपनी कोई भी अदर लाइफ जैसे एजुकेशनल फील्ड में जाइए या फिर प्राइवेट सेक्टर्स में जाइए। तो मैं मान सकता हूँ कि ये जो है योजना जो है कहीं ना कहीं यहाँ से इन्फ्लुएंस हुई है। इससे क्या होगा कि नवयुवकों में जो भी होगा, देश के प्रति प्रेम होगा, अपने मतलब देश के प्रति जो सुरक्षा का एक दायित्व होता है उसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, और एक तरीके से नेशनलिज्म की स्पिरिट जो है यहाँ से अग्निपथ की योजना से मिलेगा। तो इसलिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसको एडॉप्ट किया है। अब चलते हैं, देखिए होम का साग हो गया, स्पार्टा हो गया, होमरिक हो गया। अब एथेंस में शारीरिक शिक्षा। देखिए एथेंस में 20 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने की आज़ादी प्राप्त थी। ठीक है, यानी 20 साल तक जो है आज़ादी नहीं थी, उसके बाद जो है 20 साल के बाद जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने की आज़ादी थी। वह अपनी इच्छा से कोई भी रोजगार कर सकता था। नृत्य को एथेंस के लोगों को विशेष महत्व था। नृत्य और ज्ञान कला लोगों की सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग बन चुका था। देखिए इसलिए क्या था यहाँ पर, देखिए नृत्य, कला, गाना बजाना यही सब ज़्यादा था। इसलिए एक चीज़ यहाँ पर था कि एक पेलेस्ट्रा था जो कि रेसलिंग का था, और एक डिडास्कैलियम था जो कि म्यूजिक स्कूल भी था। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या दिया हुआ, बचिक और डियोनसिक आदि प्रकार के डांस बहुत कठिन प्रकार के डांस माने जाते थे। ये इंपॉर्टेंट है, बचिक और डियोनसिक जो है बहुत ही कठिन डिफिकल्ट डांस होते थे, जो कि यहाँ पर यानी कि एथेंस में जो है किए जाते थे। एथेंस के में औरतों को अधिक सम्मान नहीं दिया जाता था। देख लीजिए यहाँ पर जेंडर इक्वेलिटी नहीं थी शुरू से ही। एथेंस में क्या था कि औरतों को अधिक सम्मान नहीं दिया जाता था, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, उन्हें केवल घर के कामकाज देखरेख में रखा जाता था। उनके लिए शारीरिक क्रियाओं आदि के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर, यानी कि ग्रीक पीरियड, यानी कि ग्रीक पीरियड जो कि लगभग 750 और 650 के बीच में अगर एथेनियन देखें तो वहाँ पे जो है औरतों को या लड़कियों को आज़ादी नहीं था, वो केवल घर के कामकाज के लिए ही थी। अब देखिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, पैन हेलेनिक जो गेम्स होता था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को जब इंग्लिश की एनसीईआरटी पढ़ा रहा था तो उसमें भी बताया था कि पैन हेलेनिक में क्या क्या इवेंट्स होते थे, क्या क्या था। तो देखिए इसको क्या बोलते थे, देखिए फ्रेंड्स, यह 4 जो इवेंट होते थे, 4 इवेंट्स का एक महाकुंभ बोला जाता था, और इन उत्सवों को क्या बोलते थे, राष्ट्रीय उत्सव के रूप में पुकारा जाता था, जो पैन हेलेनिक गेम्स थे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कौन कौन से पैन हेलेनिक में था। एक ओलंपिक खेल था, पिथनियन था, स्थिमियन था और नीमियन था। ठीक है,
ए था, ओपिन था, ठीक है। तो ओलंपिक, पिथनियन, इस्थिमियन, नीमियन। अब देखिए ओलंपिक में क्या होता था, ओलंपिक में क्या होता था कि ओलंपिक जो है एक तरीके से क्या क्या याद करना है। सबसे पहला जो ओलंपिक का उद्भव उद्भव हुआ तो एथेंस में हुआ था। और कितना ईसा पूर्व, 767 ईसा पूर्व ओलंपिया नामक स्थान पे ज्यूस जो नामक देवता के सम्मान में यह जो है खेलकूद आरंभ यानी आयोजन किया जाता था, ठीक है। और एक यह जो है हर चौथे साल पे यानी कि 4 साल के अंतराल पे, जैसे आज का ओलंपिक है वैसे ही इस गेम को खेला जाता था, प्राचीन ओलंपिक गेम। इस गेम को क्या बोलते थे, ओलंपिक खेल उत्सव भी बोलते थे, ठीक है। और इसमें क्या क्या कौन कौन पार्टिसिपेट करते थे, देखिए इसमें जो है यूनान के सभी भागों से खिलाड़ी, किसान, कुलीन वर्ग, पुरुष, राजनीतिज्ञ, सभी लोग इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन कर सकते थे, ठीक है। खेल उत्सव के दिनों में सभी युद्ध लड़ाइयाँ बंद रहती थी, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था मैंने बता दिया कि जीएस जो थे इनके देवता थे, उनके उपलक्ष्य में यह जो है खेला जाता था। और हर चौथे वर्ष इनको मतलब खेला जाता था। और 5 दिन के लिए होता था। और अगस्त के महीने में, जो आज भी ओलंपिक जो है, जो मॉडर्न ओलंपिक है वो भी अगस्त के महीने में ही खेला जाता है। और 5 दिन तक जो है ये जो है खेला जाता था। आज का जो मॉडर्न ओलंपिक गेम है वो 16 दिन के लिए है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ है, इसी को अडॉप्ट किया गया है। पिथनियन, देखिए पिथनियन का क्या था, यह दूसरे दर्जे का लोकप्रिय खेल उत्सव था। मौलिक रूप से यह उत्सव संगीत ही था। जो अपोलो देवता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिथनियन के कौन से थे, अपोलो देवता थे, ठीक है, अभी बताऊंगा। अपोलो देवता थे जो कि कालांतर में इस क्रीड़ाओं को भी सम्मिलित किया गया। संगीत इस उत्सव में अपना अनूठा स्थान रखता था। ओलंपिक खेलों के बीच में के तीसरे वर्ष में यह वर्ष डेल्फी के मैदान में मनाया जाता था। देखिए फ्रेंड्स, ये डेल्फी एक जगह है, पिथनियन जहाँ गेम खेला जाता था, एक डेल्फी जगह था, मैदान था, जो कि तीसरे वर्ष जो है यहाँ पर जो है यह गेम जो है डेल्फी के मतलब मैदान में खेला जाता था। तो इसमें क्या क्या गेम था, रथ था, मतलब चैरियट रेसेस थे, इनकी मुख्य प्रतियोगिताएं थीं। अब आपको याद कैसे करने हैं, देखिए यही सेम क्वेश्चन पीजीटी एचटेट में दिया हुआ था अभी 2023 दिसंबर वाले पेपर में, ठीक है। एचटेट में दिया था, हरियाणा जो टीईटी था 2023 दिसंबर में, ये सेम क्वेश्चन था। 3 स्टेटमेंट दिए थे कि पिथनियन, इस्थिमियन, नेमियन, यह तीनों जो खेल जो है इसमें जो है किस किस देवता के उपलक्ष्य में खेला जाता था, तो जीएस दिया हुआ था, ठीक है। तो 3 में तो नहीं था क्योंकि ओलंपिक जो है जीएस में है। और पिथनियन जो है अपोलो देवता, जो कि अपोलो जो उनके गॉड थे, उनके याद में, उनकी श्रद्धांजलि में यह जो है गेम जो है खेला जाता था। अब आपको याद क्या क्या करना है, 3 चीज़ें याद करनी है पिथनियन के बारे में। आपको याद करना है पीएडी, याद कर लीजिए, पीएडी याद कर लीजिए। पीएडी में पी क्या है, पिथनियन गेम है, ए क्या है, अपोलो देवता है, डेल्फी, डी से डेल्फी हो गया। तो पीएडी में कितने वर्ड है, टोटल 3 वर्ड है। तो 3 साल पे यह गेम जो है डेल्फी में खेला जाता था। आपको अब याद हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इस्थिमियन। इस्थिमियन का क्या था, ये देखिए कहाँ पे, इस्थिमियन क्या है, आई से, ठीक है। कोरिंथ, कोरिंथ में जो है ये गेम जो है खेला जाता था, ठीक है। कोरिंथ में यह गेम जो है खेला जाता था। और किस देवता के उपलक्ष्य में खेला जाता था, पॉजिडॉन। पॉजिडॉन मतलब होता है समुद्र का देवता। देखिए यहाँ पर समुद्र के देवता को पॉजिडॉन भी बोलते हैं। कभी कभी इंग्लिश में भी वर्ड आ जाएगा तो आपको याद होना चाहिए कि पॉजिडॉन जो है समुद्र के देवता थे और इस्थिमियन खेल में खेला जाता था। अब आपको याद करना क्या है, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड नहीं याद करना। आई स्टैंड फॉर इस्थिमियन, पी स्टैंड फॉर पॉजिडॉन, सी स्टैंड फॉर कॉर्निथ। कॉर्निथ, कॉरिंथ यानी कॉर्निथ बोलते हैं, वैसे कॉरिंथ भी बोल सकते हो। और यह जो है दूसरे और चौथे वर्ष की अवधि में यह खेला जाता था, ठीक है। दूसरे और चौथे वर्ष की अवधि में यह उत्सव समुद्र के देवता की श्रद्धांजलि अर्पण किया जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो होपफुली आप लोगों को याद होगा और याद हो गया होगा। और नेमियन खेल्स में देखिए, नेमियन खेल्स में आंवलों की टहनियाँ दी जाती हैं। जो भी विजित घोषित किया जाता था उसको जो है आंवले की टहनियों का बना हुआ मुकुट दिया जाता था, ठीक है। और ओलंपिक में क्या दिया जाता है, ओलिव का बना हुआ दिया जाता है, यानी जैतून का बना हुआ। और यह भी जो है जीएस देवता के उपलक्ष्य में जो है शेष 3 वर्ष यह जो है उत्सव जो है मनाया जाता है, ठीक है। इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ,
बाकी वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हो। अब अगला जो है देखिए फ्रेंड्स, जो मैं बताऊंगा आपको, जर्मनी में शारीरिक शिक्षा क्या हुआ था, उसमें फिलंथ्रोपियन क्या था, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन जोहान बर्नार्ड बेस्डो जो थे उन्होंने क्या किया था, फिर उसके बाद जो है गटमुट कौन थे, इसकी पेंथल जो इंडिया एजुकेशनल सोसाइटी थी क्या थी, टर्नवेरियन मूवमेंट थे, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, जॉन बर्नार्ड बेस्डो जो है और इनके जॉन क्रिस्टोफर गटमुट्स हैं, ये सब सारी चीज़ें बहुत विस्तृत रूप में दिया हुआ है, एक वीडियो में नहीं पॉसिबल है क्योंकि 20 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।